रात 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचे और सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नई दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखे। 3 घंटे 40 मिनट यानी 210 मिनट तक प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच रहे और उस दौरान भी मोदी ने 1 मिनट का भी आराम नहीं किया। आज नवरात्र का छठा दिन है। प्रधानमंत्री पिछले 6 दिन से लगातार यात्रा पर है। पहले जापान गए, फिर सूरत पहुंचे, फिर भावनगर पहुंचे, फिर अहमदाबाद गए, फिर बनासकांठा पहुंचे, अंबाजी में आरती की, फिर देर रात राजस्थान के माउंट आबू पहुंच गए। मोदी पिछले 6 दिनों में 100 घंटे से ज्यादा देर तक लगातार पब्लिक के बीच में रहे। 3 दर्जन से अधिक बैठकें की, जनसभाएं की, रोड शोज किए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इतनी एनर्जी आती कहां से है। मोदी 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करते। बावजूद इसके वो ना रुकते हैं ना थकते हैं। वो इतना काम कैसे कर लेते हैं? एक रिपोर्ट की मदद से मैं आपको बताता हूं कि मोदी को इतनी एनर्जी आती कहां से है। झुकना भी नरेंद्र मोदी को आता है, दिल जीतना भी नरेंद्र मोदी को आता है। टिकना भी नरेंद्र मोदी को ही आता है। संवाद करना, लोगों को खुद से जोड़ना प्रधानमंत्री की यह सबसे बड़ी कला है। 1 मिनट 20 सेकंड में मोदी ने वो कर दिया जो कोई और करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बिना तेज आवाज में बोले, बिना किसी लाउडस्पीकर के मोदी ने एक ऐसा मैसेज दे दिया जहां तक किसी भी कंटेम्पररी नेता की सियासी सोच पहुंच ही नहीं सकती। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। जो झुकेगा, देश का दिल वही जीतेगा। हिंदुस्तान का स्वभाव ही यही है। मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि माफी मांगने के बाद मोदी क्या करने वाले हैं। फिर जैसे ही मोदी झुके, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। ये राजस्थान की पब्लिक से मोदी का वादा था, इसलिए वो रुके भी, झुके भी, उठे भी। मोदी के कमिटमेंट को समझने के लिए ये 3 तस्वीरें ही काफी हैं। सामने पब्लिक है और पब्लिक के सामने लेटा हुआ प्रधान सेवक है। मोदी के लिए कमिटमेंट का मतलब ही यही है। पब्लिक रात 10 बजे तक रुक रुक कर इंतजार करती है तो मोदी कभी निराश नहीं करते। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मोदी का कमिटमेंट अपनी ड्यूटी से है, अपने कर्तव्य से है। मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए, इसलिए वो लाउडस्पीकर पर ऐलान नहीं करते। हजारों की भीड़ के बीच धीमी आवाज में ही मैसेज पहुंचा देते हैं। मैं दोबारा यहाँ फिर से आऊंगा। मोदी कमिट करके आते हैं कि वो आएंगे तो आते भी हैं। कमिट करके जाते हैं कि दोबारा मिलेंगे तो निकलने से पहले लोगों के बीच जाकर देर हो जाने की माफी भी मांगते हैं। 72 साल की उम्र में बैक टू बैक 2 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मोदी ये कैसे संभव कर लेते हैं? एक दिन में 7 अलग अलग कार्यक्रम,
वंदे भारत को हरी झंडी, अहमदाबाद मेट्रो का फ्लैग ऑफ, लोगों के बीच जाकर संबोधन, अंबाजी में रोड शो, अंबाजी मंदिर में पूजा पाठ, गब्बर तीर्थ में महाआरती और फिर रात 10 बजे राजस्थान के माउंट आबू में पब्लिक के बीच इतना हेक्टिक शेड्यूल, वो भी तब जब नवरात्र में मोदी 9 दिनों के व्रत पर हैं। मोदी थकते जरूर हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। आखिरकार मोदी के पास ऐसा कौन सा मैजिक मंत्र है? 48 घंटे के बिजी शेड्यूल के बाद रात 2 बजे मोदी दिल्ली पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह सुबह 5G की स्पीड से मोबाइल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं। मोदी और उनके विरोधियों के वर्किंग एटीट्यूड में यह फर्क दिखता है। मोदी के सोचने का तरीका सिंपल है। एक नया और मुश्किल काम शुरू करते हैं, काम अंजाम तक पहुंचे तो आराम करने की जगह दूसरा काम सोच लेते हैं। 24 घंटे देश के लिए जीना, वो सुपर ह्यूमन है। आम आदमी इतना काम कभी कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी खासियत है कि 24 घंटे देश और देश की जनता के बारे में सोचना, उसकी भलाई के बारे में सोचना। मोदी जी को आप हमेशा निपटने के लिए तैयार पाएंगे, ये सोच के मैं भी हैरत में रह जाता हूं। लेकिन वो शायद ये ढंग से समझ पाए कि मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है और इन शक्तियों का प्रकटीकरण उन्होंने अपनी साधना से, अपने कर्मठता से और अपने परिश्रम से किया है और इसलिए वो कभी थकते नहीं है, रुकते नहीं। 5 दिन 100 से ज्यादा घंटे, 3 दर्जन से ज्यादा बैठकें, जनसभाएं और रोड शो, ये मोदी के काम करने का तरीका है। 27 सितंबर 2022 को 8 घंटे की जापान यात्रा, 12 घंटे जापान में बैठक और अपने दोस्त शिंजो आबे की श्रद्धांजलि सभा को अटेंड करना। जापान से 8 घंटे की यात्रा के बाद रात के 2 बजे भारत पहुंचना। 28 सितंबर 2022 सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना। उसी दिन दोपहर 12:45 बजे अयोध्या में वर्चुअली लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करना। – 28 सितंबर की शाम को कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करना। 29 की सुबह 8 बजे सूरत के लिए रवाना। सुबह 10:30 बजे सूरत में रोड शो। 11 बजे सूरत में डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग। उसी दिन दोपहर 2:30 बजे भावनगर में रोड शो। 2:45 बजे भावनगर में डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग। 29 सितंबर की शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में नेशनल गेम्स को हरी झंडी। रात 10 बजे नवरात्रि गरबा आरती में पूजा पाठ। हर गाए हर मां, ओम जयो जयो मां जगदम्बे। और फिर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप ये मोदी है। ये मोदी के मिनट टू मिनट का हिसाब किताब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ काम है, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सोच की क्लैरिटी और लक्ष्य की क्लैरिटी और उसको क्रियान्वयन करने की माइन्यूट डिटेल्स, वह हमेशा वर्कआउट करते। पहले नीति बनाना, उसके लिए कार्यक्रम बनाना, उस कार्यक्रम को नीचे तक ले जाना, ये उनकी दक्षता रही है और उसको वो बहुत सीरियसली करते हैं। स्पीड, स्केल, स्किल, एक बड़े क्षेत्र में सोचने की आदत, एक बड़ा कैनवस बनाना। तो लास्ट माइल डिलीवरी, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड डिलीवरी, इस पर कंटिन्यूअस नज़र रखना और इसके लिए अथक मेहनत करना और अथक मेहनत करवाना, तो ये हमने उनको देखा है। सब कुछ ही सीखने लायक है, सब कुछ ही। टाइम मैनेजमेंट, स्पीच मैनेजमेंट,
लोगों के लिए कौन सा उत्तर देना, कौन सा कब बोलना, कब किस किस दृष्टि से, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट उनके पास है। किस व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए, क्या है प्रशासन में, किस तरीके से डिटेल्स में जाना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। इसलिए एक चीज़ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये विषय उनकी खूबी का है। हर एक विषय खूबी का है और हर विषय में सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी अध्यात्म से जुड़ा है, शुचिता से जुड़ा है, अपने लिए बहुत कठोर हैं। भारतीय साधना की दृष्टि से देखा जाए तो योग साधना में उनका अटूट विश्वास है और वह शारीरिक दृष्टि से भी सबल होते हुए देश की सेवा के लिए कमिटेड है। तो वैचारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से वह हमेशा अपने आप को सुदृढ़ रखते हैं और सबको चाहते हैं कि सबको इसी तरीके से रहे। अनस्टॉपेबल मोदी, रेस्टलेस मोदी, टायरलेस मोदी। मोदी का वर्क एथिक अनथिंकेबल है। मोदी को लेकर ये शब्द वो लिख रहे हैं जो उनके काम को समझते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। जो लोग ये पूछते हैं कि मोदी आखिरकार इतने पॉपुलर क्यों हैं, मोदी की इतनी मास अपील क्यों है, उनके लिए एक लाइन का जवाब यही है कि मोदी को पता है पब्लिक के बीच कैसे जाना है, कब और कहां कैसा व्यवहार करना है। मोदी के रास्ते से एम्बुलेंस गुजरती है तो मोदी रुक जाते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। लेकिन एजेंडा चलाने वाले ये कहकर मोदी पर हमला करते हैं कि ये तो पीआर एक्सरसाइज था। कुछ लोग उसमें हेट मोदी वाला कैंपेन शुरू कर देते हैं, प्रधानमंत्री को झूठा करार देते हैं। कोई मोदी पर कटाक्ष करता है, सियासी माइलेज लेने की कोशिश करता है। और जब इतने से मन नहीं भरा तो कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने यह कहकर मोदी को घेरना शुरू कर दिया कि एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया तो मोदी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया। राहुल की पैदल यात्रा से भी एम्बुलेंस निकली, कांग्रेस ने तो ढिंडोरा नहीं पीटा। मोदी और राहुल में यही फर्क है, प्रधानमंत्री एक छोटे से इशारे से पूरे देश को मैसेज दे देते हैं, लोग मोदी की बात फौरन मानने लगते हैं। जबकि राहुल पैदल मार्च निकालकर भी लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पा रहे, वो कनेक्ट नहीं बना पा रहे। मोदी के विरोधियों को लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी वाली भारत जोड़ो यात्रा में बम फड़काने से, कंधा हिलाने से पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। उस तरफ राहुल हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए कंटेनर में आराम भी फरमा रहे हैं, नाश्ता पानी भी कर रहे हैं और छोटे छोटे ब्रेक के बाद पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। जबकि इस तरफ मोदी हैं जो नवरात्र के समय बिना कुछ खाए पिए दिन रात 24/7 काम में बिजी है। जनता जनार्दन के सामने मोदी सिर भी झुकाते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं और जब प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तभी तो लोग वहां मोदी वहां करते हैं। वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है। लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े
कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा। मोदी जहां भी जाते हैं अपनी आदतों से, अपनी बातों से, अपनी संवेदनशीलता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इसी खूबी की वजह से तो मोदी इतने लोकप्रिय हैं। देर हो गई तो माफी मांगना, लोगों के बीच जाकर अगली बार आने का वादा करना, लोगों से जुड़ने की मोदी की ऐसी एक नहीं अनेक खूबियां हैं, अनेक कहानियां हैं। और मोदी का ये डिसिप्लिन, मोदी की ये अच्छी आदत आज से नहीं कई सालों पहले से है। इसके दिलचस्प किस्से भी हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एक दफे गोपाल सिंह के इलेक्शन में प्रचार के लिए आए। वो एमएलए का इलेक्शन था। गांव में मीटिंग थी 10 बजे तक। उस टाइम क्या था कि 10 बजे बंद करना। वो 10 में 5 मिनट में आए। उन्होंने भाषण नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? डिसिप्लिन की बात हम करते हैं तो क्यों नहीं डिसिप्लिन की बात नहीं करना? हम यहां मीटिंग नहीं करेंगे। पब्लिक जो इकट्ठी हुई थी वो पब्लिक को बिखेर दिया। 1992 की बात कर रहा हूँ। गुजरात प्रदेश की कारोबारी की बैठक राजकोट में हुई थी। हम मीटिंग स्थल पर पहुंचे। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। फिर नरेंद्र भाई का टर्न आया मीटिंग को उद्बोधन करने के लिए। गुजरात का महासचिव है, उनकी सरलता देखो। स्टेज पे जैसे ही उनके पास माइक्रोफोन आया, माइक आया, सबसे पहले उन्हें सभी कार्यकर्ता की माफी मांगी कि मैं आपके कार्यक्रम में 3 मिनट लेट से आया हूं। इतना कोई लेट नहीं था, कार्यक्रम अभी तो शुरू होता है। फिर भी छोटे आदमी, छोटे कार्यकर्ता के साथ उनकी तरफ बात करना उनका बड़प्पन था। एक बार मैं अहमदाबाद का खानपुर कार्यालय है ना, बीजेपी का, वहाँ पे गया था। मेरे साथ का कार्यकर्ता थे कुछ, तो हम सुबह जाना था हमको 10 बजे मीटिंग में। तो हम निकले तो रास्ते में कुछ नाश्ता करने के लिए रुक गए। तो हमने कार्यक्रम के स्थल पे हम पहुंचे तो वहाँ नरेंद्र भाई खड़े थे। तो बोले कार्यक्रम तो वहाँ कोई था नहीं बाहर। तो मैंने कार्यक्रम का है? बोले कार्यक्रम अंदर ही है। बोले कितने बजे का टाइम था? बोले 10 बजे का। बोले टाइम कितना हुआ? बोले 10 हो गए। बोले अभी बाहर ही रहो, आपका कोई काम नहीं है ये मीटिंग में। उसकी समय के पाबंदी थी। मोदी की इसी कार्यशैली की वजह से नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, देश हो या विदेश हो, मोदी पर भरोसे का मीटर बढ़ता ही जा रहा है। साल 2022 में मोदी पर बढ़ते कॉन्फिडेंस को लेकर अब तक 2 ही सर्वे हुए हैं और दोनों ही सर्वे में मोदी ही टॉप पर चल रहे हैं। 24 के लिहाज से बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनती दिख रही है। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं तो भाजपा 2019 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। इंडिया टीवी के सर्वे का डेटा कहता है कि अगर आज चुनाव हो गए तो एनडीए 362 का आंकड़ा छू सकती है, कांग्रेस 97 पर सिमट सकती है और अन्य 84 पर रुक सकते हैं। इसी सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ 62% लोग जाना चाहते हैं, जबकि राहुल पर भरोसा दिखाने वाले सिर्फ 32% है। यानी दोनों में पूरे 30% का अंतर है, जो बहुत बड़ा है। इसी तरह एक दूसरे सर्वे की बात करें तो उसमें भी 61% लोगों की राय यही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी सर्वे में मोदी के विरोधी के तौर पर राहुल 42% लोगों की पसंद है, लेकिन यहां भी विनर मोदी ही बनते दिख रहे हैं। यानी मोदी को लेकर लोगों के मन में कोई सेकंड थॉट नहीं है और ये बात मोदी के इंटरनेशनल सर्वे से भी क्लियर है। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट वीकली अप्रूवल रेटिंग में मोदी 77% की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर बने हुए हैं। जबकि मोदी की लीडरशिप में देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके जवाब में 75% लोग कह चुके हैं कि इंडिया राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। हिंदुओं के बीच, मुसलमानों के बीच, समाज के हर वर्ग के बीच मोदी की ऐसी पॉपुलैरिटी है, ऐसा कनेक्ट है जो सीधे सीधे वोट में ट्रांसफर होता है। तभी तो 72 साल का होने के बावजूद मोदी का जादू खत्म नहीं होता। और इस मोदी मैजिक की शुरुआत एक दिन में नहीं हुई। 1987 की एक घटना सुनिए।
सूरत में आए 1987 में इलेक्शन, उनको वार्ड नंबर 1 का चार्ज में दिया था कि भाई इनको जिताने का है। जब वो आए, कार्यकर्ता 15-20 थे, वो आके बोले बस इतना भी कार्यकर्ता काफ़ी है, एक मजबूत टीम बनाओ और मजबूत टीम बनाओगे तो इलेक्शन आप जीत सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि अपना पेड़, आम का पेड़ अभी छोटा है, जब बड़ा होगा पेड़ तब इतने आम आएंगे, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी फैलाव होगा। वो सोचते थे कि पहले कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, पार्टी को कैसे डेवलप करना है, उनके दिमाग में वही चलता था। सोचिए 35 साल पहले मोदी ने जिस आम के पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, वो पेड़ आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले चुका है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी मेहनती भी हैं, कर्मठ भी हैं, डिसिप्लिन्ड भी हैं। मोदी के इसी डिसिप्लिन का एक किस्सा 1974 का है। कृष्णानगर में 74 के आसपास प्रभास शाखा का संचालन करता था मैं। प्रभास शाखा में नरेंद्र भाई का प्रवास की सूचना मिली कि नरेंद्र भाई आ रहे हैं। नरेंद्र भाई आए, उन्होंने सभी स्वयंसेवकों के ड्रेस चेक किए। जब मेरा ड्रेस चेक किया तो मेरे ड्रेस के अंदर जो पीतल का बेल्ट के अंदर बक्कल होता है, ये बक्कल काला हो गया था, यानी पालिश बक्कल को नहीं कहता, वो देखते भी नहीं थे इतना। तो तुरंत उनकी नजर बेल्ट पे गई और बेल्ट पर नजर जाने के बाद तुरंत उन्होंने सूचना दिया कि देखो भैया, ये बेल्ट तुम्हारा काला हो गया है, ये वो चमकना चाहिए, इसको पॉलिश करो, ड्रेस के अंदर जरा भी गड़बड़ मत करो। तो इतनी छोटी बात प्रभावी रही और उनकी इतनी छोटी बात से आज मैं कुछ सीखता हूँ, इस कि भाई छोटी बात पे ध्यान दो तो आप जरूर बड़े बनेंगे। मोदी यूं तो जनता जनार्दन के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कठिन फैसले लेने से भी नहीं चूकते। अब आपको मोदी का एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं। ये करीब 39 साल पुरानी कहानी है और इस कहानी का सार यही है कि मोदी अगर भावुक होते हैं तो टफ स्टैंड भी लेते हैं और अपने अनोखे अंदाज में रिएक्ट करते हैं। एक कार्यकर्ता थे जमुना दास करके, वो शायद 83 की बात है, उसकी लड़की की शादी थी। तो उसके रिश्तेदार वो धमका रहे थे कि इसके साथ तुमने शादी किया क्या, अगर तुमने इसके साथ शादी किया तो हम तुमको देख लेंगे। तो कार्यालय में आ गए, मोदी जी को कहा कि मुझे लड़की को शादी करना और मेरे रिश्तेदार मेरा विरोध कर रहे हैं। तो बोले कि चिंता मत करो, तो शादी करो, हम आ जाएंगे। मुझे कहा कि आप 15-20 स्वयंसेवक रखो, और वो भी उस अहमदाबाद था, अहमदाबाद से सीधा आए शादी में। और वहाँ कोई एक मित्र पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको फोन किया कि चलो एक भोजन में, एक लग्न में भोजन के लिए जाना है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर आ गया तो उसको लेकर भोजन में चले गए। तो वह पुलिस इंस्पेक्टर देखकर बाकी कौन गड़बड़ करते हैं, वो भी ऐसे जरा रौब वाले थे और रौब वाले। तो कार्यक्रम सरलता से पूरा हो गया और लग्न में भी कोई तकलीफ न हो, ये भी उसकी चिंता थी कि लग्न अच्छी तरह से होना चाहिए। सोचिए मोदी के विरोधियों के सामने किस लेवल की चुनौती है। 72 के मोदी अभी भी रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। ये मोदी का कमिटमेंट है, ये मोदी का प्रॉमिस है, जबकि विरोधी आपस में ही उलझे हुए हैं। कृष्ण की कर्मभूमि वेट द्वारका में आज सुबह बुलडोजर चलाया गया। अरब सागर के बीच टापू पे बसी है वेट द्वारका। हिंदू विश्वास है कि कृष्ण मथुरा छोड़कर यहीं बस गए थे, यही उनकी राजधानी थी, यहीं के वो राजा थे। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि और वेट द्वारका उनकी कर्मभूमि है। दावा है कि इस छोटे से कृष्ण वाले टापू में बहुत सी मजार और मस्जिद बनाई गई हैं। आरोप है कि इनमें से बहुत सारे अवैध भी हैं। कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाईकोर्ट में वेट द्वारका की जमीन पर अपने हक का केस भी दायर किया था। तब हाईकोर्ट ने आश्चर्य के लहजे में पूछा था कि कृष्ण की भूमि पर मस्जिद का क्या काम है। हिंदू संगठन वेट द्वारका अवैध अतिक्रमण का विरोध करते हैं। आज सुबह से अचानक यहां बुलडोजरों के पहिए घूमने लगे और कई अवैध मजारों को हटा दिया गया। कृष्ण कर्मभूमि की मुक्ति की यह कहानी आश्चर्य से भरी हुई है। आइए देखते हैं।
अरब सागर के बीच में शंख के आकार वाली नगरी बेट द्वारिका। हिंदू जन मान्यताओं के मुताबिक यह कृष्ण की कर्मभूमि है। मथुरा छोड़ने के बाद वो यहीं रहते थे और यहीं से अपना शासन चलाते थे। लेकिन इस कृष्ण कर्मभूमि में बुलडोजर निकल आए। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के महानायक कृष्ण के नाम से पहचानी गई भूमि बेट द्वारिका में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और बताया कि आलम शाह पीर, हजरत दौलत शाह, कमरुद्दीन शाह पीर, दरगाह सीदी बाबा, दरगाह बालापर, दरगाह सीदी बाबा ने कृष्ण की कर्मभूमि बेट द्वारिका में अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जारी एक कागज में यह भी बताया गया कि साले मामद संघार, अयूब सुमारिया, तालाब लतीफ जाडेजा, हामिद टी जाडेजा, हुसैन आलेना जाडेजा सहित 15 लोगों ने गोचर और गामतल की 52,078 फीट जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी कीमत बाजार में 1,22,38,424 रुपए बताई जाती है। जो गैर कायदेसर दबान है उसका यहाँ की स्थानिक जो कलेक्टर साहब की रेवेन्यू की नगर पालिका की टीम ने सर्वे किया पुलिस के साथ, और आज उसी को हटाने के हिसाब से हमने यहाँ पुलिस बंदोबस्त रखा है। यहाँ पर जॉइंट टीम्स काम कर रही हैं, जो कि जो भी जहाँ जहाँ गैर कायदेसर दबान है, मोस्टली आज कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए हमने, और शांति व्यवस्था बनी रहे उस हिसाब से हमने यहाँ अपना चापता पुलिस बंदोबस्त रखा है। स्थानीय पुलिस हमने आसपास के जिलों से भी पुलिस बंदोबस्त मंगवाया और SRP की भी कंपनी मंगाई। इसके अलावा हमारा ड्रोन से पेट्रोलिंग भी जारी है। जहाँ जरूरी लगा वो हमने कायदा व्यवस्था जो है बना रखने के लिए बंदोबस्त रखा है। बेट द्वारका का क्षेत्रफल 12 करोड़ स्क्वायर फीट है, जिसमें मुख्य मंदिर के अगल बगल के 85 लाख स्क्वायर फीट में ज्यादातर आबादी बसी हुई है और कुल जमीन में से 52,000 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जे का दावा प्रशासन कर रहा है। सर कितनी जगह पर डिमोलिशन किया है? डिमोलिशन अभी चल रहा है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करेगा हम और डिमोलिशन करेंगे। हमारी डिमोलिशन की दो से ज़्यादा टीम बनाई है और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए कहीं इशू ना बने उसके हिसाब से हमने स्टैटिक पॉइंट्स पे भी टीम्स बनाई हैं। बेट द्वारिका हमेशा से कृष्ण की समुद्र में डूब गई राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ का महत्व भी हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में है। शायद यही वजह थी कि जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारिका की जमीन पर अपना दावा पेश किया तो गुजरात हाईकोर्ट आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि कृष्ण की नगरी में आप कैसे दावा कर सकते हैं। उन्होंने याचिका रद्द कर दी। हिंदू संगठन लगातार इस आश्चर्यजनक लेकिन सच स्थिति को मुद्दा बना रहे हैं। सोशल मीडिया में हमें ऐसा ही एक बयान मिला जिसमें कही गई बातों की सत्यता का दावा हम नहीं करते, लेकिन पब्लिक डोमेन में बेट द्वारिका को लेकर क्या सेंटिमेंट है ये समझने में हमें मदद मिल सकती है। बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1,500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया।
हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज दिखाने पड़ते हैं ना। हमारे तो राम जी ने भी कागज दिखाए, तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक श्री बेट द्वारिकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण के निवास स्थान पर ही है, जिसमें श्री कृष्ण को उनकी पत्नी देवी रुक्मणी के साथ स्थापित किया गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना 500 वर्ष पहले श्री वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन भी बेट द्वारिका में हुआ था। यही कृष्ण ने उनके दिए चावल खाए थे, तभी से यहाँ चावल के प्रसाद का महत्व है। आमतौर पर लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहाँ गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था, इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे, और बेट द्वारका वह स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। लेकिन अब यहाँ प्रशासन को अवैध कब्जे के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? बुलडोजर चलने के बाद बेट द्वारिका में मुस्लिम जनसंख्या के जो दावे सामने आए हैं कि बेट द्वारिका में 10,000 कुल आबादी है, जिसमें 9,000 मुस्लिम है और 1,000 हिंदू है। जनसंख्या के ये आंकड़े इंटरनेट में मौजूद जानकारी और स्थानीय लोगों के दावे के मुताबिक है। ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ में मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी आखिर कैसे आ गई, इसका जवाब जानने के लिए हम गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार से मिले। ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ये जो बेट द्वारका और आसपास का एरिया है, वहाँ होम डिपार्टमेंट को जो कुछ इनपुट्स मिले थे कि वहाँ कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी हो रही है और कुछ एक कम्युनिटी का जमावड़ा जो है वो पिछले कुछ टाइम से ज्यादा बढ़ गया है और वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो इनपुट्स प्राप्त हुए उसके आधार पे ये पिछले काफी टाइम से रेकी चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, पुलिस डिपार्टमेंट की। जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एयरबेस भी है, डिफेंस कॉलोनीज भी है। ये सामने हम जानते हैं पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो ये काफी सेंसिटिव लोकेशन है। अब यहाँ से जो मछुआरे जाते हैं हाई सी में फिशिंग करने के नाम पे, और हम जानते हैं कि गुजरात पहले भी काफी सेंसिटिव रह चुका है। जो मुंबई में RDX और ये सब गया था वो गुजरात के कोस्ट से ही गया था। 20 साल पहले ये नहीं था, लेकिन अभी पिछले मुझे लगता है 7-8 साल में ये गतिविधि काफी बढ़ गई है। मेरी जानकारी है पिछली बार भी शायद नेवी ने एक ऑपरेशन करके ये सब चीजें वहां से हटाई थी। वापस ये वसाहत जो है वो खड़ी हो गई है और मुझे लगता है कि सरकार को खास करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को काफी पैनी नजर रखनी चाहिए, इस तरह की गतिविधि ना हो, क्योंकि ये सब एरियाज काफी संवेदनशील है। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नाव चलाने वाले नाविकों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और हिंदू आबादी सुविधा रोजगार के अभाव में माइग्रेट करती चली गई और अब हिंदूवादी संगठनों को बेट द्वारिका के लिए बड़ा खतरा नजर आ रहा है। जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते, बेट द्वारका नहीं जाते। वहाँ टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहां की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के लिए बेट द्वारका के सामने बेट शरीफ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जिन धार्मिक स्थलों पर आज बुलडोजर चला है वो 10 साल पहले मामूली से स्ट्रक्चर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बड़े निर्माण में तब्दील हो गए। ऐसे में टकराव से बचते हुए धार्मिक गरिमा बचाने के लिए सतर्क प्रयास जरूरी है, जिसका एक चित्र कल तब दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सड़क से निकला और सड़क के किनारे मुस्लिम समर्थक उनके स्वागत में खड़े दिखे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।